उसे अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई सी महसूस हो रही थी, जैसे उसे पता हो कि वो किसका नाम बोलने वाले हैं। और अनन्या का डर बिल्कुल सच साबित हुआ। दिलीप काका ने सबके चेहरे को देखते हुए कहा, वो दूसरा निशान जुल्मी के घर के बाहर मिला है। और इतना सुनते ही अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में जान नहीं बची है और उसे अपना सर घूमता हुआ सा महसूस हुआ। उसको लग रहा था कि अब वो बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती है। उसने जल्दी से तारा के हाथ को कसकर पकड़ लिया और अनन्या के इस बर्ताव पर तारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अनन्या ने जैसे ही सुना कि दूसरा चिन्ह जुल्मी के घर के बाहर मिला है, उसको ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में जान नहीं बची है और उसे अपना सर घूमता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसको लग रहा था कि अब वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए उसने जल्दी से तारा के हाथ को कसकर पकड़ लिया और अनन्या के इस बर्ताव पर तारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तारा ने जल्दी से अनन्या को संभालते हुए हड़बड़ाकर कहा, अनन्या क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तारा के इस तरह बोलने से सुमेर का ध्यान अनन्या की तरफ गया और उसने जल्दी से तारा के साथ मिलकर अनन्या को संभाल कर बिठाया और किसी से पानी लाने के लिए कहा। और फिर सुमेर ने परेशान होकर पूछा, तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? तारा ने अनन्या को गौर से देखते हुए कहा, मुझे लगता है अचानक से धूप में आने की वजह से अनन्या को चक्कर आ गया होगा। इसे पानी पिलाते हैं, इसे अच्छा लगेगा। इतने में गांव का कोई आदमी कर एक गिलास पानी ले आया। तारा ने अनन्या को पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो अनन्या? अनन्या ने बस हाँ में जवाब दिया। उसके बाद सुमेर ने अनन्या से कहा, अनन्या तुम यहीं बैठो, हम लोग जुल्मी के घर से आते हैं, उसके बाद हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है कि तुम जुल्मी के घर जा सको। लेकिन सुमेर की इस बात से अनन्या इनकार करते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। अनन्या की जिद पर सुमेर बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन आराम से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मैं समझ सकता हूँ कि जुल्मी तुम लोगों का दोस्त है, तो ये सुनकर तुम डर भी रही हो, लेकिन परेशान मत हो। सुमेर की इस बात पर अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप उन लोगों के साथ जुल्मी के घर की तरफ बढ़ गई। दिलीप काका के घर के सामने से होते हुए वो लोग आगे जुल्मी के घर तक पहुंच जाते हैं। जुल्मी का घर, जहां जुल्मी की अम्मा और उसके बाबा दोनों परेशान घर के बाहर बैठे हुए थे और कुछ लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। जुल्मी की अम्मा रोते हुए बोली, ना जाने अब आगे क्या होगा। उस डायन को मेरा ही घर मिला था। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा? जुल्मी की माँ इस तरह दहाड़े मार मार कर रो रही थी। दिलीप काका ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, भाभी इस तरह रो मत। देखो मेरे घर के बाहर भी तो वो चिन्ह मिला है, लेकिन मैं हौसले के साथ खड़ा हूँ। और देखो भाभी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे घर के बाहर तो चिन्ह मिलना ही था, आज नहीं तो कल, क्योंकि तुम्हारा लड़का जुल्मी। इतना कहकर दिलीप काका ने अनन्या की तरफ देखा और फिर बोले, जिन लोगों के साथ आजकल जुल्मी घूम रहा है, ये सब उन्हीं लोगों की वजह से तो हुआ है, तो उसका प्रकोप तो तुम लोगों को तो भोगना ही पड़ेगा। दिलीप काका की ये बात सुनकर जुल्मी की अम्मा रोते हुए अनन्या के पास आई और बोली, बिटिया हमारा जुल्मी तो तुम लोगों को बहुत मानता है, तुम लोग भी तो उसको अपना दोस्त मानते हो। देखो अभी इस विपत्ति की घड़ी में भी वो निकम्मा तुम्हारे ही घर पर पड़ा होगा, अब तक आया नहीं है। उसको पता भी नहीं है कि यहाँ घर पर क्या हो गया है। बिटिया तुम लोग अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दोगे ना? मेरे बच्चे जुल्मी को तो तुम लोग कुछ नहीं होने दोगे ना? जुल्मी की माँ के इस तरह रोने के कारण अनन्या का दिल कर रहा था कि वो भी उनके गले लगकर रोए, क्योंकि वो अपने आप को इतना मजबूर महसूस कर रही थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। लेकिन उससे ज्यादा परेशान वो इस बात से थी कि उसे पहले कैसे पता चल गया कि ऐसा होने वाला है, क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन इस वक्त अनन्या ने इन सब सोच को एक किनारे करते हुए जुल्मी की अम्मा से कहा, आंटी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम जुल्मी को कुछ नहीं होने देंगे। वो हमारा दोस्त है, हमें भी उसकी फिक्र है और हमारे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। जुल्मी की जिम्मेदारी अब हमारी है। अनन्या के इतना कहते ही दिलीप काका ने उस पर तंज कसते हुए कहा, हाँ हाँ तुम लोग बस जिम्मेदारी लेना और बड़े बड़े वादे करना ही तो जानते हो।
जैसे तुम्हारे उस दोस्त ने जिम्मेदारी ली थी कि अब गांव में कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो क्या हुआ, आखिर वो एक और शिकार चुनकर ले गई। सुमेर ने जब देखा कि दिलीप काका अनन्या पर भड़क रहे हैं तो उसने जल्दी से दिलीप काका को शांत करते हुए कहा, काका अभी वक्त ये नहीं है कि हम किसी पर दोषारोपण करें। अभी वक्त है मिलकर इस समस्या का समाधान करने, और वैसे भी हम एक अकेली लड़की के ऊपर इतने सारे आरोप लगाकर महान नहीं बन जाएंगे। इसके बाकी दोस्तों को भी आने दीजिए, उसके बाद बातें करेंगे। एक तरफ जहां गांव में सब अनन्या को गुस्से से देख रहे थे और सुमेर कोशिश कर रहा था कि वो अनन्या को दूसरों से बचा सके, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और बाकी सब लोग अब तक सोए पड़े थे। तभी विक्की के घर का दरवाजा जोर जोर से बजा। ऐसा लग रहा था जैसे अगर जल्दी से दरवाजा नहीं खोला गया तो कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। विक्की चिढ़ते हुए उठा और बोला, क्या मुसीबत है यार, इस गांव में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। और वो मन ही मन दरवाजा पीटने वाले को ढेर सारी गालियां देते हुए दरवाजा खोलने चला गया। विक्की ने जैसे ही दरवाजा खोला, गांव का एक लड़का विक्की को किनारे करते हुए अंदर आ जाता है और सामने सोए हुए जुल्मी को उठाकर कहता है, अरे जुल्मी उठ जा, यहाँ तू सोया पड़ा है, पर क्या तुझे पता भी है तेरे घर में क्या हुआ है, कौन सी विपत्ति आ गई है। अचानक से इस तरह की बातें सुनकर और ऐसे हड़बड़ाहट के माहौल में जुल्मी की नींद झट से खुल जाती है और वो जल्दी से उठकर बैठ गया और उस लड़के को देखते हुए कहा, ये तू क्या कह रहा है, कौन सी मुसीबत आ गई मेरे घर पर। उस लड़के ने जुल्मी का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए कहा, ये सब बात यहाँ मत कर, जल्दी चल, तेरी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ये सुनकर जुल्मी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी और उसके साथ ध्रुव, विक्की, छलावा भी हैरानी से उस लड़के को देखने लगे। जुल्मी ने घबराकर अपने दोस्तों की तरफ देखा। ध्रुव ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, यार तू परेशान क्यों हो रहा है, हम हैं ना तेरे साथ, कुछ नहीं हुआ होगा, चल चल कर देखते हैं। इतना कहकर जुल्मी के साथ उसके सभी दोस्त विक्की, ध्रुव और छलावा जुल्मी के घर जाने के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में वे सब लोग जुल्मी के घर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे सब जुल्मी के घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर तारा और अनन्या पहले से मौजूद थे, साथ में पुजारी जी और सुमेर भी थे। उन सबको एक साथ देखकर न जाने क्यों जुल्मी का मन डर से कांपने लगा था। साथ ही ध्रुव, विक्की और छलावा को भी एक नर्वसनेस महसूस होने लगी थी, जैसे यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। धीरे धीरे चलते हुए जुल्मी भीड़ से आगे निकलकर अपने घर के दरवाजे पर गया, जहाँ उसकी अम्मा लगातार रोई जा रही थी। और जैसे ही जुल्मी की अम्मा ने जुल्मी को देखा, उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, देख बेटा क्या हो गया, उस चुड़ैल ने इस बार हमारे घर को अपना निशाना बनाया है, अब हम क्या करेंगे। इतना कहकर जुल्मी की माँ और जोर से रोती है। अपनी माँ को इस तरह रोता देख जुल्मी परेशान होकर बोला, ताकि उसकी माँ शांत हो जाए, क्या कह रही है अम्मा, कौन से निशान की बात कर रही हो तुम। जुल्मी की माँ ने अपने कांपते हाथों से घर के बाहरी दीवार पर इशारा किया और उनके इशारे पर जैसे ही जुल्मी, ध्रुव, विक्की सबकी नजर उस तरफ गई, उन लोगों के तो होश उड़ गए। मौत का वो चिन्ह जुल्मी के घर के बाहर बना हुआ था। वो चिन्ह देखकर जुल्मी के होश उड़ गए। वो बहुत डर गया। उसने डरते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखा। दूसरी तरफ ध्रुव, विक्की और छलावा भी खुद बहुत परेशान और घबराए हुए नजर आ रहे थे। कहते हैं ना, कई बार जब इंसान के अपनों पर कोई परेशानी आती है तो हम उस बात से भी डरने लगते हैं जिस बात पर हमें यकीन नहीं होता। ध्रुव के साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब तक ये परेशानी गांव के बाकी लोगों पर थी, ये चिन्ह जब तक दिलीप काका के घर पर था, वो इस बात की गंभीरता को समझ रहा था, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था। लेकिन अब जब वो मौत का चिन्ह जुल्मी के घर के बाहर देख रहा था, उसे एक अनजाना सा भय सताने लगा था। जुल्मी उस चिन्ह को देखते हुए ध्रुव के पास भाग कर गया और उसकी तरफ देखता हुआ बोला, ये क्या है, क्या वो हमको मार डालेगी, उसने हमको क्यों चुना है। इतना बोलता हुआ जुल्मी लगभग रोने ही वाला था कि ध्रुव ने उसे गले लगाकर कहा, तू पागल है क्या, हमारे होते हुए कोई तुझे हाथ तक नहीं लगा सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है, फिर चाहे वो कोई बंजारन ही क्यों ना हो। ध्रुव की इस बात से जुल्मी को बहुत तसल्ली मिल रही थी। उसे यकीन ही नहीं था कि ध्रुव और अपने बाकी दोस्तों के लिए वो इतना खास बन चुका है।
लेकिन दोस्ती तो उसे ही कहते हैं जो बात बात पर जताते नहीं है, लेकिन मुसीबत के वक्त सबसे पहले आकर खड़े होते हैं। कुछ ऐसी ही दोस्ती इन लोगों की भी हो चुकी थी। छलावा बुत की तरह खड़ा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था और उसके दिमाग में कल रात वाली वो घटना फिर से दोहरा रही थी और उसे यकीन हो गया था कि वो सब उसका वहम बिल्कुल नहीं था। वो जो कोई भी थी, उसी ने जुल्मी के घर के बाहर वो मौत का चिन्ह बनाया है। लेकिन उस वक्त छलावा इस बारे में बात नहीं कर सकता था, वरना जैसे ही सबको पता चलता कैमरे और रिकॉर्डिंग के बारे में, बैठे बिठाए ही एक नया बवाल खड़ा हो जाता। इसलिए छलावा इंतजार कर रहा था घर जाकर ध्रुव और विक्की से इस बारे में बात करने की। पुजारी जी ने जुल्मी के माता पिता को ध्यान रखने के लिए कहा और साथ ही साथ पूरे गांव वालों को भी ये तसल्ली दी कि वो इस समस्या का एक ठोस समाधान ढूंढ चुके हैं और उस समाधान की तैयारी में वो जल्द से जल्द लग जाने वाले हैं। इसलिए सब लोग थोड़ा सा सब्र रखें। तारा उस चिन्ह को बहुत गौर से देख रही थी। वो धीरे से चलती हुई उस मौत के चिन्ह के करीब गई और उसने उस मौत के चिन्ह को बहुत ही ध्यान से देखा और उस मौत के चिन्ह को छूने लगी, जैसे कि छूकर वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही हो। ऐसा उसने पहले भी किया था। ध्रुव और विक्की धीरे से तारा के पास आए और उससे बोले, तारा, कुछ समझ में आ रहा है क्या? तारा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, मेरी छोड़ो, तुम्हें अब भी यही लग रहा है कि ये सब कोई इंसान कर रहा है? और अब तुम लोग क्या करोगे? अब जुल्मी के घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगाओगे? तारा की इस बात का जवाब उसके पास नहीं था। वो खामोश रहा। तारा ने उस मौत के चिन्ह की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, मैं जैसे जैसे इसके करीब जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पिताजी को अपने आखिरी वक्त में जिस चीज का भय था वो ये चिन्ह ही है। मैंने कहा था ना, मैंने अपने बचपन में इस चिन्ह को देखा है। अब इसे देखते हुए ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा की मौत के पीछे भी। इतना बोलते ही तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, जैसे उसे कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब मिल गए हों। और उसने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखा और बोली, अब तक मुझे ये लगता था कि मेरे पापा की मौत सामान्य मौत है, लेकिन नहीं, मैं गलत हूँ। मुझे याद है मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि जाने कौन सी मनहूसियत थी पाली में। जब से पापा पाली छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अमरपुरा चले गए, लौटकर कभी पाली नहीं आए। उसके बाद जैसे पापा भीतर ही भीतर खत्म होने लगे थे, खुद को एक कमरे में बंद करके रखते थे, घंटों किसी साधना में बैठे रहते थे, जैसे वो किसी चीज का तोड़ ढूंढना चाहते हो। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाली आकर मुझे मेरे पापा की मौत के रहस्य भी मालूम चलने वाला है। इससे पहले कि तारा कुछ और बोलती या सोच पाती, पुजारी जी ने तारा को आवाज लगाकर कहा, तारा बिटिया, मुझे लगता है हम जो बात करने वाले हैं अब उसके लिए हमारे पास समय और भी कम है। समस्या बढ़ती ही जा रही है, तुम समझ रही हो ना? मेरा ख्याल है हमें जल्द से जल्द वापस हवेली चलना चाहिए और इस बारे में बात करके अपने मकसद की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहिए। पुजारी जी की बात पर तारा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और ध्रुव और अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखकर बोली, तुम लोग कुछ देर यहीं रहो, जुल्मी और उसके परिवार का ध्यान रखो, तब तक मैं हवेली जाकर वापस आती हूँ। ध्रुव ने जल्दी से कहा, हम भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ? लेकिन तारा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं ध्रुव, तुम जानते हो पुजारी जी को तुम्हारा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ जो भी होगा मैं तुम्हें वापस आकर बताती हूँ ना, अभी तुम लोगों का यहाँ रहना भी जरूरी है। जुल्मी के माता पिता की तरफ देखो। इतना कहकर तारा ने जुल्मी के माता पिता की तरफ इशारा किया और ध्रुव और बाकी सब ने देखा अब भी जुल्मी के माता पिता बहुत ही बेहाल से नजर आ रहे थे। तारा की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए ध्रुव ने उससे कहा, तुम ठीक कह रही हो, तुम जाओ, हम घर पर मिलते हैं। तारा ने हाँ में जवाब देते हुए पुजारी जी से कहा, चलिए पुजारी जी, हम चलते हैं। उसके बाद तारा पुजारी जी और सुमेर के साथ वापस हवेली के लिए निकल गई। हवेली आकर पुजारी जी ने उन लेखों को तारा के सामने रखते हुए कहा, इन लेखों को देखो तारा, और अगर तुम चाहो तो इसे पढ़ने के लिए अपने साथ ले जा सकती हो। ये देखो, ये जो लेख देख रही हो, इनमें उन सामग्रियों की सूची है और ये सामग्रियां बहुत ही दुर्लभ हैं जिनकी हमें वशीकरण के वक्त जरूरत पड़ेगी। और ये दूसरे लेख, इसमें गुरु देवदत्त ने अपने हाथ से ये जो चित्र उकेरा है, ये वो यंत्र है जो उस वशीकरण खंडहर में बनाया गया था। हमें ऐसे यंत्र का निर्माण करवाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमें उस खास जगह को ढूंढना होगा, क्योंकि हम वशीकरण कहीं भी नहीं कर सकते। वो जो वशीकरण खंडहर है, उसकी भूमि का निरीक्षण करने के बाद ही गुरु देवदत्त ने वशीकरण की प्रक्रिया के लिए उस जगह को चुना था। तो हमें सबसे पहले ऐसी ही एक भूमि को चुनना होगा, क्योंकि हम उस जगह पर दोबारा वशीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि वो जगह अपवित्र हो चुकी है।
वो जगह अब हमारे किसी काम की नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर सुमेर ने कहा, पुजारी जी, जगह के लिए आप परेशान मत होइए। आपको जो भी जगह चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ किसी का घर भी हुआ तो उसे हम किसी दूसरी जगह घर बनवाकर वहाँ भेज देंगे। और मुझे नहीं लगता कि पाली में कोई भी इस काम के लिए मदद करने से मना करेगा। तो जगह मिलना कोई बड़ी समस्या नहीं है। सुमेर की बात बिल्कुल ठीक थी, इसलिए पुजारी जी ने कहा, ठीक है सुमेर बाबू, तो अब हम बाकी की सारी चीजें देख लेते हैं। इससे पहले कि पुजारी जी और कुछ कहते, तारा उन्हें रोकते हुए बोली, पुजारी जी 1 मिनट रुकिएगा। बाकी सारी चीजें ठीक हैं जो उन लेखों में लिखी हुई हैं, जो जानकारी इसमें दी गई है, लेकिन एक जानकारी जो मुझे इनमें कहीं नहीं दिख रही है वो ये है कि वशीकरण के लिए उस बंजारन का कोई अंश हमें चाहिए होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अंश का मतलब है उसके बाल या नाखून, वो कहाँ से मिलेंगे? तारा की बात बिल्कुल सही थी और पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, तुम सही कह रही हो तारा। पिछली बार भी गुरु देवदत्त ने इन चीजों का उपयोग किया था और जहां तक मुझे याद है, जब उस बंजारन को जल समाधि दी गई थी उसके बाल और नाखून निकाल लिए गए थे और गुरुदेव दत्त की आज्ञा पर ही उसके हाथ के नाखून, पैर के नाखून और उसके बाल को 3 अलग अलग चंदन के डिब्बों में रखा गया था, जिनमें से एक डिब्बे का प्रयोग करके गुरुदेव दत्त ने वशीकरण किया था और वो 2 डिब्बे जो बचे हैं वो अभी भी कहीं होंगे, लेकिन कहाँ ये हमें ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर पुजारी जी 2 मिनट के लिए मौन हो गए। उसके बाद उन्होंने आगे कहा, इसकी जानकारी बड़े मालिक को हो सकती है, लेकिन बड़े मालिक की हालत तुम देख रही हो और इनके साथ इनके 2-3 विश्वास पात्र लोग थे, वो सब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब हमें ही कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। पुजारी जी की इस बात से तारा और सुमेर दोनों ही हैरान और परेशान लग रहे थे, क्योंकि ये काम और भी मुश्किल होता हुआ दिख रहा था और वो सोच रहे थे कि इस काम को कैसे और कहां से शुरू करें। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।